चलिए आ जाइए, जो पढ़ा रहे थे उससे आगे होते हैं कंटिन्यू। बताइएगा, जो एशिया महादेश है यह उत्तर से दक्षिण में कितना किलोमीटर में? 6400। अच्छा, कौन सा सागर यूरोप महादेश को एशिया महादेश से अलग करता है? भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर, लाल सागर, तीनों ना है? भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर और काला सागर। लाल सागर बोल दिए। अच्छा आगे बताइएगा, भूमध्य सागर 5 देशों के साथ सीमा बनाती है। कौन कौन देश है? क्लियर है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट नेपाल में है ना, याद है ना सब? चलिए आ जाइए, देखते हैं चीजों को आगे। आगे आइए, चीजों को समझते हैं। देखिए, एशिया महादेश को हम लोग देख रहे हैं। एशिया महादेश में जो तमाम देश है उन देशों को भी एक एक करके देखेंगे, लेकिन पहले एशिया महादेश से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उसको पहले देख लेते हैं, और फिर आगे जो है विश्व के अन्य जितने भी प्रमुख देश है उसको भी हम लोग देखेंगे। जैसे एशिया महादेश में अपना इंडिया है, तो इंडिया के बारे में तो हम लोग भारत के भूगोल में पूरा का पूरा पढ़े हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चीन, जापान, इन देशों के विषय में थोड़ा थोड़ा जितना जरूरी है उतना जो है इन देशों को भी हम लोग पढ़ेंगे। समझ गए? तो आइए सबसे पहले एशिया महादेश से संबंधित और भी कुछ महत्वपूर्ण चीजों को देखते हैं, फिर शुरुआत करेंगे एशिया महादेश के देशों को पढ़ना। देखिए, एशिया महादेश के विषय में हम आपको बताए थे कल के सेशन में, यह विश्व का सबसे बड़ा महादेश है क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर। यह महादेश विश्व के कुल क्षेत्रफल का 30% कवर करता है और विश्व की कुल जनसंख्या का 60%। कुल क्षेत्रफल का 30% और कुल जनसंख्या का 60%। कुल जनसंख्या का 60% कवर करता है। एक देश है रूस, जिसको रसिया आप लोग कहते हैं, ठीक है? ये है आपको रूस, ये है आपको रूस। रूस है ये। जो रूस है क्षेत्रफल के आधार पर यह विश्व का सबसे बड़ा देश है। और रूस एक ऐसा देश है या एक ऐसा देश है रूस जिसका विस्तार यूरोप और एशिया दोनों महादेश में है। रूस एक ऐसा देश है जिसका विस्तार यूरोप और एशिया दोनों महादेश में है। यूरोप और एशिया दोनों महादेश में है। लेकिन रूस माना जाता है यूरोप महादेश का अंग।
यूरोप महादेश का अंग माना जाता है। क्यों? रूस यूरोप महादेश का अंग इसलिए माना जाता है क्योंकि रूस की राजधानी जो मॉस्को है वो भौगोलिक तौर पर यूरोप महादेश में है, भौगोलिक तौर पर यूरोप महादेश में है। यही वजह है कि रूस को यूरोप महादेश में माना जाता है। लेकिन आपने जाना है अभी तुरंत कि रूस ऐसा देश है जिसका विस्तार एशिया और यूरोप दोनों महादेश में है, परंतु रूस की राजधानी मॉस्को भौगोलिक तौर पर यूरोप महादेश में है। यही कारण है कि रूस को जो है यूरोप महादेश में माना जाता है। अब रूस का विस्तार जो एशिया महादेश में है, रूस का विस्तार जो एशिया महादेश में है उसे कहा जाता है साइबेरिया, 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 उसे कहा जाता है साइबेरिया, साइबेरिया कहा जाता है। रूस का विस्तार जो एशिया महादेश में है उसे कहा जाता है साइबेरिया। क्या कहा जाता है? साइबेरिया। बात समझ पा रहे हैं आप? तो रूस का विस्तार क्या सिर्फ एशिया महादेश में है या एशिया और यूरोप दोनों में? दोनों में है, हाँ या ना? रूस का विस्तार एशिया और यूरोप दोनों में है ना? और एक बात, दूसरी बात, रूस माना जाता है किस महादेश? यूरोप में। किस में माना जाता है? यूरोप में। रूस का वैसा क्षेत्र जो एशिया महादेश के अंतर्गत आता है, रूस का वैसा क्षेत्र जो एशिया महादेश के अंतर्गत आता है वो क्या कहलाता है? साइबेरिया। क्या कहलाता है? साइबेरिया, साइबेरिया कहलाता, साइबेरिया। अब देखिएगा, साइबेरिया में एक स्थान है बर्खोयांस्क। साइबेरिया में एक स्थान है आपको बर्खोयांस्क, बर्खोयांस्क। जो बर्खोयांस्क है पूरे एशिया महादेश में सबसे ज्यादा ठंडा बर्खोयांस्क में होता है। पूरे एशिया महादेश में सबसे ज्यादा ठंडा बर्खोयांस्क में होता है और यहां का टेम्परेचर होता है -68 डिग्री सेल्सियस, -68 डिग्री सेल्सियस, -68 डिग्री सेल्सियस। बर्खोयांस्क को पृथ्वी का शीत मरुस्थल कहा जाता है। पृथ्वी का शीत मरुस्थल, पृथ्वी का शीत मरुस्थल। जैसे भारत का शीत मरुस्थल कहा जाता है लद्दाख को, भारत का शीत मरुस्थल लद्दाख को कहा जाता है, वैसे पृथ्वी का शीत मरुस्थल कहा जाता है बर्खोयांस्क को, बर्खोयांस्क को। अब देखिएगा यहां पर यह जो साइबेरियाई इलाका है, इस साइबेरियाई इलाका में ही बैकाल झील है। बैकाल झील, बैकाल झील रूस में है और बैकाल झील इस साइबेरियाई इलाका में ही है। और जो बैकाल झील है, बैकाल झील जो है विश्व का सबसे गहरा झील है। विश्व का सबसे गहरा झील बैकाल झील जो कि रूस में है, और बैकाल झील साइबेरियाई क्षेत्र में है अर्थात एशिया महादेश में है। साइबेरियाई क्षेत्र में है अर्थात एशिया महादेश में है, एशिया महादेश में है। तो विश्व का सबसे गहरा झील बैकाल झील रूस के साइबेरियाई क्षेत्र में है, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि विश्व का सबसे गहरा झील बैकाल झील भी एशिया महादेश में ही स्थित है। इसके बाद आपको एशिया महादेश में कई सारे स्थलरूढ़ देश आपको देखने को मिल जाएंगे। एशिया महादेश में जो है आपको कई सारे स्थलरूढ़ देश देखने को मिल जाएंगे। स्थलरूढ़ देश, स्थलरूढ़ देश, ये आपको एशिया महादेश है। एशिया महादेश है ये। एशिया महादेश में कई सारे स्थलरूढ़ देश, स्थलरूढ़ देश आपको देखने को मिल जाएंगे। अब सबसे पहला सवाल तो दिमाग में यही जाना चाहिए कि स्थलरूढ़ देश किसे कहा जाता है।
स्थलुड देश किसे कहा जाता? कुछ नहीं है, देखिए स्थलुड देश, इसका अंग्रेजी होता है लैंड लॉक्ड कंट्री, कंट्री, लैंड लॉक्ड कंट्री, लैंड लॉक्ड कंट्री यानी स्थलुड देश। स्थलुड देश की अगर हम बात करें, स्थलुड देश की अगर हम बात करें, स्थलुड देश उस देश को कहा जाता है जो समुद्री सीमा नहीं बनाता है, जो समुद्र के साथ सीमा नहीं बनाता है, जो समुद्र के साथ सीमा नहीं बनाता है वही स्थलुड देश कहलाता है। या दूसरे शब्दों में जो चारों तरफ से स्थलीय खंड से घिरे हुए हो, जो चारों तरफ से स्थल खंड से घिरे हुए हो, वही स्थलुड, या उससे ज्यादा बेटर यही होगा जो समुद्री सीमा नहीं बनाता है, जो समुद्री सीमा नहीं बनाता है वही स्थलुड देश कहलाता है। जैसे देखिए आप मंगोलिया, इसके उत्तर में रसिया है और दक्षिण में चाइना है। कहीं पर भी देखिए समुद्र है नहीं है। देखिए मानचित्र में जहां पर भी आपको ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, मतलब वो आप मानिए पानी वाला इलाका है, समुद्री इलाका है, पानी वाला इलाका है, समुद्री इलाका है, सागरीय या महासागरीय इलाका है। ये जो ब्लू कलर आपको दिखाई दे रहा है ये पानी वाला इलाका है, ये जलीय इलाका है, ये महासागरीय इलाका है या सागरीय इलाका है ये। लेकिन मंगोलिया के आसपास देखिए, क्या आपको कहीं पर भी समुद्र नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है। तो मंगोलिया एक स्थलुड देश है, मंगोलिया एक स्थलुड देश है। फिर इसके बाद नेपाल स्थलुड देश है, भूटान स्थलुड देश है, ये सब स्थलुड देश है। फिर अफगानिस्तान स्थलुड देश है। फिर आपको कजाखस्तान, समझे, कजाखस्तान, कजाखस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, ताजिकिस्तान हो गया। ये तमाम ऐसे देश हैं जो स्थलुड हैं, ये तमाम ऐसे देश हैं जो समुद्री सीमा नहीं बनाता है। कजाखस्तान आपको कैस्पियन सागर के साथ सीमा बनाते। कैस्पियन सागर एक प्रकार का झील है, एक प्रकार का झील है, वो समुद्र नहीं है, वो समुद्र नहीं है। कैस्पियन सागर समुद्र थोड़े है, नहीं। लैंड लॉक्ड कंट्री में हमने आपको यह बतलाया है कि लैंड लॉक्ड कंट्री उस कंट्री को कहा जाता है, लैंड लॉक्ड देश उस देश को कहा जाता है जो समुद्री सीमा नहीं बनाता है, जो समुद्री सीमा नहीं बनाता है। और एशिया महादेश में ये तमाम ऐसे देश हैं जो स्थलुड हैं, मंगोलिया, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाखस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ये सभी के सभी जो है आपको स्थलुड देश है। और इन सभी स्थलुड देशों में जो सबसे बड़ा एशिया महादेश का स्थलुड देश है कजाखस्तान है। और कजाखस्तान पूरे एशिया महादेश में ही सबसे बड़ा स्थलुड देश नहीं है, बल्कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा स्थलुड देश कजाखस्तान ही है। पूरे विश्व में सबसे बड़ा स्थलुड देश आपको कजाखस्तान ही है, कजाखस्तान ही है। समझ गए? तो ये चीज है। इसके अलावे एक होता है प्रायद्वीप, एक होता है आपको प्रायद्वीप। प्रायद्वीप की अगर हम बात करें तो भारत का भूगोल पढ़ाते हुए हम आपको बताए हुए थे प्रायद्वीप किसे कहते हैं। वैसा भूभाग जो तीन तरफ जल और एक तरफ स्थल खंड से घिरा हुआ हो उसी को कहते हैं प्रायद्वीप। जैसे कि अपना देश भारत, भारत प्रायद्वीप है, प्रायद्वीप है। और विशेष तौर पर भारत का दक्षिणी भाग, भारत का दक्षिणी भाग जिसे प्रायद्वीपीय भाग भी कहते हैं हम लोग, प्रायद्वीप है ये। भारत के दक्षिणी भाग में, भारत के दक्षिणी भाग में, दक्षिणी पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिमी भाग में अरब सागर है और दक्षिणी भाग में हिंद महासागर है और उत्तरी भाग में जो है स्थल खंड है। तो तीन तरफ जल और एक तरफ स्थल खंड से घिरा हुआ है, तीन तरफ जल और एक तरफ स्थल खंड से घिरा हुआ है। बात अगर एशिया महादेश की करें तो एशिया महादेश में 3 प्रायद्वीप है। बात अगर एशिया महादेश की करें, मोटे तौर पर
एशिया महादेश में 3 प्रायद्वीप है। मोटे तौर पर एशिया महादेश में 3 प्रायद्वीप है। मोटे तौर पर एशिया महादेश में जो 3 प्रायद्वीप है, लेकिन उससे पहले एक बात समझिए, आप प्रायद्वीप समझ पाए या नहीं समझ? वैसा भूभाग जो 3 तरफ जल और एक तरफ स्थल खंड से घिरा हुआ हो वही कहलाता है प्रायद्वीप। वैसा भूभाग जो 3 तरफ जल और एक तरफ स्थल खंड से घिरा हुआ हो वो कहलाता है प्रायद्वीप। जैसे अपना भारत प्रायद्वीप है या नहीं है? है, क्योंकि भारत 3 तरफ जल और उत्तरी भाग में स्थल खंड से घिरा हुआ है, मतलब भारत प्रायद्वीप है। हाँ या ना? एकदम से हाँ, समझ गए। तो अब एशिया महादेश में 3 प्रायद्वीप है। एक है आपको अरब प्रायद्वीप, एक है आपको अरब प्रायद्वीप, ये है आपको अरब प्रायद्वीप, ये है आपको अरब प्रायद्वीप। फिर एक है आपको इंडो चाइना प्रायद्वीप। इंडो चाइना प्रायद्वीप ये दक्षिणी पूर्वी एशियाई भाग में, दक्षिणी पूर्वी एशियाई भाग में जो आपको ये नजर आ रहा है, बर्मा हो गया या म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, समझिए थाईलैंड हो गया, लाओस हो गया, ये तमाम ऐसे देश हैं जो इंडो चाइना प्रायद्वीप के अंतर्गत आते हैं, इंडो चाइना प्रायद्वीप के अंतर्गत आते हैं। और एक है आपको भारतीय प्रायद्वीप या प्रायद्वीपीय भाग या दक्षिण भारत, दक्षिण भारत, समझ गए। तो अरब प्रायद्वीप, इंडो चाइना प्रायद्वीप और भारतीय प्रायद्वीप। इसमें विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। तो स्वाभाविक सी बात है कि अरब प्रायद्वीप एशिया महादेश का भी सबसे बड़ा प्रायद्वीप होगा। आज तक कभी भी ये नहीं पूछा है एशिया महादेश का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है, लेकिन ये बात पूछा है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है? कौन है? अरब प्रायद्वीप, समझ गए, अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप के अगर आप पूर्वी भाग में आएंगे तो इधर फारस की खाड़ी मिलेगा, पश्चिमी भाग में आएंगे लाल सागर मिलेगा, फिर जो है दक्षिणी भाग में आएंगे अरब सागर मिलेगा। तो 3 तरफ जल से घिरा हुआ है अरब प्रायद्वीप, समझ गए। तो ये सब बात भी जो है आपको याद रखना है। तो नीचे से यहां तक गुरुजी लोग लिखिए तो पहले, फिर आगे बताएंगे। लिखिएगा रूस, लिखिएगा स्टार मार के, रूस। रूस एक ऐसा देश है रूस एक ऐसा देश है जिसका विस्तार रूस एक ऐसा देश है जिसका विस्तार एशिया और यूरोप दोनों महादेश में है। रूस एक ऐसा देश है जिसका विस्तार एशिया और यूरोप दोनों महादेश में है। दोनों महादेश में है, लेकिन रूस राजनीतिक तौर पर, लेकिन रूस राजनीतिक तौर पर यूरोप महादेश में, लेकिन रूस राजनीतिक तौर पर यूरोप महादेश में माना जाता है, यूरोप महादेश में माना जाता है, यूरोप महादेश में माना जाता है, फुल स्टॉप। उसी में रूस का वैसा हिस्सा जिसका विस्तार एशिया महादेश में है, रूस का वैसा हिस्सा जिसका विस्तार एशिया महादेश में है,
रूस का वैसा हिस्सा जिसका विस्तार एशिया महादेश में है उसे साइबेरिया कहते हैं। 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 नीचे से नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट। साइबेरियाई क्षेत्र में ही साइबेरियाई क्षेत्र में ही साइबेरियाई क्षेत्र में ही विश्व का सबसे गहरा झील बैकाल झील, विश्व का सबसे गहरा झील बैकाल झील, विश्व का सबसे गहरा झील बैकाल झील रूस में स्थित है। रूस में स्थित है। रूस में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट। एशिया महादेश का सबसे ठंडा स्थान एशिया महादेश का सबसे ठंडा स्थान साइबेरिया में स्थित एशिया महादेश का सबसे ठंडा स्थान साइबेरिया में स्थित बर्खोयांस्क है। बर्खोयांस्क है। साइबेरिया में स्थित बर्खोयांस्क है। यहां का तापमान माइनस -68 डिग्री सेल्सियस, -68 डिग्री सेल्सियस तक देखने को मिलता है। और एक बात और, सबसे ठंडा स्थान बर्खोयांस्क है। वही सबसे गर्म स्थान की अगर आप बात करेंगे, एशिया महादेश का सबसे गर्म स्थान, तो एशिया न पाकिस्तान का जैकोबाबाद का रिकॉर्ड टूट गया है। वहाँ का जो है 53.7, तो लेकिन जो है इजराइल का एक स्थान है तीरथ जबी। इजराइल का एक स्थान है तीरथ जबी। वहाँ का टेम्परेचर 54 डिग्री सेल्सियस तक चला गया, 54 डिग्री सेल्सियस तक चला गया है। तो एशिया का वर्तमान में जो सबसे गर्म स्थल है, एशिया का वर्तमान में जो सबसे गर्म स्थल है वह इजराइल, समझ गए, वह जो है आपको इजराइल का तीरथ जबी है। तीरथ जबी इजराइल का तीरथ जबी है। यहाँ का टेम्परेचर 54 डिग्री सेल्सियस तक गया है। 54 डिग्री सेल्सियस तक गया है यहाँ का तापमान। पटना में तो हमको लगता है 40 के आसपास तक जाता है। 40 के आसपास जाता है तो आप लोग का क्या हाल होता है, थोड़ा सोच करके देखिए कि 54 डिग्री सेल्सियस, समझ गए क्या होगा। 35-40 में आप लोग का हालत खराब हो जाता है पटना में, समझ गए।
तो उसी में आगे कंटिन्यू लिखिएगा, उसी में आगे कंटिन्यू लिखिएगा, जो लाइन लिख रहे तो उसी में आगे कंटिन्यू, आगे कंटिन्यू मिलता है। बरखोयांश को पृथ्वी का शीत मरुस्थल भी कहा जाता है। बरखोयांश को पृथ्वी का शीत मरुस्थल भी कहा जाता है। बरखोयांश को बरखोयांश को पृथ्वी का शीत मरुस्थल भी कहा जाता है। बरखोयांश को पृथ्वी का शीत मरुस्थल भी कहा जाता है। बरखोयांश को पृथ्वी का शीत मरुस्थल भी कहा जाता है। बरखोयांश को पृथ्वी का शीत मरुस्थल भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, एशिया का सबसे गर्म स्थान, 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 गर्म स्थान इजराइल में स्थित तीरथ जबी है। एशिया का सबसे गर्म स्थान इजराइल में स्थित तीरथ जबी है। इजराइल में स्थित तीरथ जबी है। इसका तापमान 54 डिग्री सेल्सियस तक, इसका तापमान 54 डिग्री सेल्सियस तक देखने को, इसका तापमान 54 डिग्री सेल्सियस तक देखने को मिला है। आगे लिखिएगा, एशिया महादेश में मुख्य तौर पर, एशिया महादेश में मुख्य तौर पर एशिया महादेश में मुख्य तौर पर 3 प्रायद्वीप, एशिया महादेश में मुख्य तौर पर 3 प्रायद्वीप हैं। 1 नंबर में अरब प्रायद्वीप, 2 नंबर में प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत। 3 नंबर में इंडो चाइना प्रायद्वीप, 3 नंबर में इंडो चाइना प्रायद्वीप, 3 नंबर में इंडो चाइना प्रायद्वीप, इंडो चाइना प्रायद्वीप, इंडो चाइना प्रायद्वीप। इंडो चाइना प्रायद्वीप। नीचे से लिखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है, अरब प्रायद्वीप है। आगे लिखिएगा, दक्षिण पूर्व, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित
दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित वियतनाम, लाओस, वियतनाम, लाओस, लाओस, हाँ लाओस, वियतनाम, लाओस, जैसे प्रायद्वीपीय भाग को ही नहीं है, लाओस जो है स्थललूढ़ देश है, लाओस स्थललूढ़ देश है। नहीं, वियतनाम हुआ, उसके बाद जो है लाओस काटिए, लाओस काट लीजिए, लाओस काट लीजिए, इसको काटिए पूरा, इसको पूरा काटिए, स्पष्ट तौर पर लिखिए, इसको काटिए, इसको पूरा काटिए, लिखिएगा दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित प्रायद्वीपीय देश, प्रायद्वीपीय देश इंडो चाइना, इंडो चाइना प्रायद्वीप में इंडो चाइना प्रायद्वीप में आता है। समझ गए? अब नीचे से लिखिएगा स्थलरूढ़ देश, नीचे से हेडिंग मारिएगा स्थलरूढ़ देश, स्थलरूढ़ देश, स्थलरूढ़ देश, स्थलरूढ़ देश लिखिएगा। अंग्रेजी भी लिख लीजिएगा उसका, लैंड लॉक्ड, लैंड लॉक्ड कंट्रीज, स्थलरूढ़ देश, और अंग्रेजी भी लिख लीजिएगा लैंड लॉक्ड कंट्रीज, स्थलरूढ़ देश, और अंग्रेजी भी लिख लीजिएगा लैंड लॉक्ड कंट्रीज, लैंड लॉक्ड कंट्रीज, लैंड लॉक्ड कंट्रीज, डैश देकर लिखिएगा। वैसे देश वैसे देश जो समुद्री सीमा, वैसे देश जो समुद्री सीमा नहीं बनाता है, वैसे देश जो समुद्री सीमा नहीं बनाता है स्थलरूढ़ देश कहलाता है, स्थलरूढ़ देश कहलाता है। स्थलरूढ़ देश कहलाता है। एशिया महादेश के, उसी में कंटिन्यू, एशिया महादेश के प्रमुख स्थलरूढ़ देश निम्न है। 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 एशिया महादेश के प्रमुख स्थलरूढ़ देश निम्न है, निम्न है। लिखिए, एक नंबर में नेपाल, 2 नंबर में भूटान, 3 नंबर में लाओस, 3 नंबर में लाओस, लाओस,
लाओस, नेपाल, भूटान, लाओस। 4 नंबर में मंगोलिया, 4 नंबर में मंगोलिया, मंगोलिया। 5 नंबर में कजाखस्तान, कजाखस्तान। कजाखस्तान। नेक्स्ट उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। नेक्स्ट ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान। नेक्स्ट किर्गिस्तान, किर्गिस्तान। नेक्स्ट अफगानिस्तान। 10 गो हुआ, हो गया। नेक्स्ट अफगानिस्तान। कजाखस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान। पाकिस्तान स्थल रूट न है महाराज, अरब सागर के साथ सीमा बनाती है, अरब सागर के साथ सीमा बनाती है पाकिस्तान, समझ गए। चलिए आगे लिखिएगा। एशिया महादेश तथा विश्व का, आगे लिखिएगा, एशिया महादेश तथा विश्व का एशिया महादेश तथा विश्व का सबसे बड़ा, एशिया महादेश तथा विश्व का सबसे बड़ा स्थलरूढ़ देश, एशिया महादेश तथा विश्व का सबसे बड़ा स्थलरूढ़ देश, एशिया महादेश तथा विश्व का सबसे बड़ा स्थलरूढ़ देश, एशिया महादेश तथा विश्व का सबसे बड़ा स्थलरूढ़ देश कजाखस्तान है, कजाखस्तान है। वहीं दूसरा सबसे बड़ा स्थलरूढ़ देश मंगोलिया है, वहीं दूसरा सबसे बड़ा स्थलरूढ़ देश मंगोलिया है, वहीं दूसरा सबसे बड़ा स्थलरूढ़ देश मंगोलिया है। वहीं दूसरा सबसे बड़ा स्थलरूढ़ देश मंगोलिया है। चलिए अब आइए एक एक करके जो है एशिया महादेश के अन्य देशों को देखते हैं, समझ गए। यानी ये एशिया महादेश के विषय में जो है ना सामान्य सी जानकारी हुई, एशिया महादेश के विषय में ये सामान्य सी जानकारी हुई। अब एशिया महादेश में जो प्रमुख देश है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, चाइना, जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये तमाम ऐसे देश है। इन देशों के विषय में जो है एक एक करके देखते हैं। तो भारत का भूगोल पढ़ते हुए भारत को तो जाने ही, लेकिन भारत का ही जब विभाजन हुआ तब जाकर के पाकिस्तान का निर्माण हुआ। भारत का जब विभाजन हुआ तब जाकर के आपको पाकिस्तान का निर्माण हुआ, और जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो बांग्लादेश का निर्माण हुआ। तो सबसे पहले हम लोग पाकिस्तान को ही पढ़ते हैं, समझ गए। तो नीचे से हेडिंग मारिएगा पाकिस्तान, पाकिस्तान। हिस्ट्री से भी पाकिस्तान को जोड़े, थोड़ा सा हिस्ट्री से भी थोड़ा जोड़ते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी तो जानना ही पाकिस्तान का, लेकिन थोड़ा हिस्ट्री जानिए पाकिस्तान का। देखिए
पाकिस्तान। भारत का विभाजन 14 अगस्त 1947 को हुआ और फिर 14 अगस्त 1947 को ही पाकिस्तान बना। क्या पाकिस्तान एक दिन में बन गया? नहीं, कोई भी काम एक दिन में नहीं हो सकता है। एक दिन में अगर कोई काम हो रहा है तो जादू है, जादू। या फिर अगर आप एक दिन में कोई काम कर रहे हैं, जैसे मान लिया जाए एक दिन में आप सफलता प्राप्त कर ले रहे हैं, तो वो जादू है। आप भगवान हैं, आप ईश्वर हैं, समझे? तो कोई भी चीज, जैसे सफलता प्राप्त करने में ही, नॉलेज गेन करने में ही समय लगता है, समय लगता है। समय आपको देना पड़ेगा, धैर्य आपको रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। पेशेंस रख करके समय देंगे, चीजों को अच्छे से समझेंगे, समग्रता से। आज के डेट में जो है ना, जानते हैं, अब अपने संस्थान को लेकर के ये बात लोग जो है कहने लगा है बहुते पढ़ाता है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि हमने, अब लोग बोलने लगा है बहुते पढ़ाता है, समझिए इतना पढ़ने का जरूरी ना है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं हमने अपने जीवन में सफलता असफलता दोनों के स्वाद को चखा है। लेकिन जब असफलता के स्वाद को चखा तो असफलता का कारण ढूंढने का प्रयास किए कि आखिरकार हम असफल हुए हैं तो उसका कारण क्या है। तो कारण निकल करके हमारे सामने जो आया, समग्रता से सिलेबस पर पूरा पकड़ का नहीं होना, समग्रता से अच्छे से सिलेबस पर पूरे ढंग से अच्छे तरीका से पूरे सिलेबस पर पकड़ का नहीं होना, कोई एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट का कमजोर रह जाना, और पूरा उस सब्जेक्ट को भी, जो सब्जेक्ट भी जिस सब्जेक्ट पर पकड़ भी है उसमें भी पूरा नहीं होना। तो ये चीज हमने महसूस किया है और यही वजह है कि समग्रता से चीजों को हम पढ़ाते हैं, समझ गए? तो समग्रता से चीजों को पढ़ना होगा। और हमने सफलता को भी जब पाया तो हमने देखा कि नहीं, जीएस के सभी सब्जेक्ट का समग्रता से हमें नॉलेज हो गया है, इसी वजह से हम सफल होने लगे हैं। तो आप जिस भी परीक्षा का तैयारी करते हैं, जिस भी परीक्षा का आप तैयारी करते हैं, उसके सिलेबस को समग्रता से पढ़िए और क्वेश्चन बैंक को देखिए, उसके अकॉर्डिंग आप अपना तैयारी को जो है धार दीजिए। और जब तक सिलेबस पर पूर्णतः कमांड नहीं होगा तब तक आपका प्रीलिम्स में रिजल्ट हो जाएगा, मेंस में छटा जाइएगा, मेंस में होगा, मेरिट में छटाइएगा। लेकिन जिस रोज पूरे सिलेबस पर समग्रता से पकड़ बन गया, प्रीलिम्स भी होगा, मेंस भी होगा, मेरिट भी बनेगा, मेरिट भी बनेगा। तो कुछ नहीं पढ़ाते, हम आपको बता रहे हैं जीएस महासागर है, उसमें से हम आपको बोल रहे हैं एक लोटा पानी तक हम लोग नहीं देते हैं। यह सत्य बात है। कोई टीचर बोलेगा कि हम पूरे सागर महासागर पढ़ा दिए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक लोटा पानी तक आपको जीएस का नहीं निकाल के दिया जा रहा है। हम भी बोल रहे हैं, हम भी नहीं देते हैं, समझिए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और के तुलना में ज्यादा पढ़ाते हैं तो लोग बोलने लगा बहुत पढ़ाता, उतना पढ़ने का जरूरी ना है। लेकिन एक बात आप मानिए, पढ़ना पड़ेगा आपको, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। अब कंपटीशन का लेवल वो नहीं रहा जो आप सोच रहे हैं। कंपटीशन का लेवल अब पहले की तुलना में अच्छा खासा हो गया है, ठीक ठाक हो गया है। समग्रता से पूरे सिलेबस को पढ़ना होगा। तो आते हैं, देखते हैं पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान रातों रात नहीं बना, रातों रात नहीं बना पाकिस्तान। पाकिस्तान की पृष्ठभूमि तब रख दी गई थी जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। देखिए, अंग्रेज भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का निर्माण हुआ, उसमें अंग्रेज का बहुत बड़ा योगदान है। अगर पाकिस्तान बना है तो अंग्रेज का बहुत बड़ा योगदान है। और अगर पाकिस्तान का विभाजन हुआ, बांग्लादेश बना है, तो उसमें इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा योगदान है, इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा योगदान है। देखिए, अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो राज करो। भाई भाई को अंग्रेज लड़ाता था, अंग्रेज जो है भाई भाई को लड़ाता था। आप इतिहास में
1857 के विद्रोह को पढ़ेंगे ना, इतिहास में 1857 के विद्रोह को पढ़ेंगे तो 1857 के विद्रोह का जो सबसे मजबूत पक्ष रहा है वह रहा है हिंदू मुस्लिम एकता। 1857 के विद्रोह का जो सबसे मजबूत पक्ष रहा है वह रहा है हिंदू मुस्लिम एकता। तो 1857 के विद्रोह तक हिंदू और मुसलमान दोनों कंधे से कंधा मिलाकर दोनों एक दूसरे के साथ खाना साझा करता था। खाना एक थाली में हिंदू मुसलमान दोनों बैठ करके खाता था 1857 के विद्रोह से पहले तक, इंक्लूडिंग 1857 के विद्रोह तक में। और हिंदू मुस्लिम एकता इस विद्रोह का 1857 के विद्रोह का सबसे मजबूत और सबल पक्ष था। और इस हिंदू मुस्लिम एकता की वजह से ही 1857 के विद्रोह के क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के नाक में दम करके रख दिया। इस विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों को लगभग साल भर से ज्यादा का समय लग गया, 1 वर्ष से ज्यादा का समय लग गया। तो आप स्वयं सोचिए कि विद्रोह को दबाने में 1 वर्ष से ज्यादा का समय लग रहा है तो कितना बड़ा विद्रोह हुआ होगा। अंग्रेज देखा कि विद्रोह इतना लंबा और इतना सशक्त होने का कारण है हिंदू मुस्लिम एकता। यहीं से अंग्रेज भारत के हिंदू और मुसलमानों के बीच धीरे धीरे फूट डालना शुरू किया। 1857 के विद्रोह के बाद से ही अंग्रेज धीरे धीरे भारत के हिंदू और मुसलमानों के बीच फूट डालना शुरू किया। वर्ष 1885 में कांग्रेस नामक संगठन की स्थापना हुई। कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों ने ही किया, एक प्रकार से कहिए तो। लॉर्ड डफरिन के समय, लॉर्ड डफरिन भारतीय वायसराय थे, लॉर्ड डफरिन के समय स्कॉटलैंड निवासी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को किया। बिना अंग्रेज के मदद के कांग्रेस स्थापित नहीं हो सकता था। कांग्रेस की स्थापना में अंग्रेजों का बहुत बड़ा योगदान था और कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस की स्थापना में अंग्रेजों का योगदान था। शुरू में 2 वर्ष तक कांग्रेसी जन और अंग्रेजों के बीच संबंध काफी बेहतर रहा, लेकिन वर्ष 1887 के बाद 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई और 2 वर्ष यानी 1887 दो वर्ष बाद अंग्रेज और कांग्रेसी जनों के बीच संबंध बेहतर नहीं रह गया। अंग्रेज और कांग्रेस के लोगों के बीच संबंध में दरार आ गया। तत्पश्चात अंग्रेजों ने कांग्रेस को तोड़ने के लिए सर सैयद अहमद खां और बनारस के राजा शिव प्रसाद को तैयार किया। सर सैयद अहमद खां और बनारस के राजा शिव प्रसाद को तैयार किया। बनारस के राजा शिव प्रसाद को तैयार किया। और अंग्रेजों ने इन दोनों को प्रेरित किया। अंग्रेज से प्रेरित होकर ही सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस के विरोध में एक संगठन की स्थापना किया, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन, यह संगठन कांग्रेस के विरोध में सर सैयद अहमद खान के द्वारा स्थापित किए गए। लेकिन यह संगठन कांग्रेस का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। जितना कांग्रेस को कमजोर करने का प्रयास किया गया, कांग्रेस उतना मजबूत बनकर उभरा। तो कांग्रेस प्रतिदिन मजबूत बनकर ही उभर रहा था। इससे अंग्रेज भी डरने लगा। फिर अंग्रेजों ने भारत के मुसलमानों का कान भरना शुरू किया और अंग्रेजों ने भारत के मुसलमानों को कहना शुरू किया कि जो कांग्रेस है वो मुसलमान का संगठन थोड़े है, हिंदू का संगठन है। वो मुसलमानों के लिए हक और मुसलमानों के हक और अधिकार की लड़ाई कांग्रेस थोड़े लड़ता है। नहीं, कांग्रेस हिंदुओं के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ता है। तो मुसलमान के दिमाग में गया एक बार
एक बार ये बात, फिर इसी बात को अंग्रेज जो है ना भारतीय मुसलमानों को बार बार बोल रहा था। तो धीरे धीरे ये बात भारतीय मुसलमानों के दिमाग में घर कर गया कि ना बात तो सही है। तत्पश्चात एक भारतीय वायसराय हुए लॉर्ड मिंटो द्वितीय। लॉर्ड मिंटो द्वितीय की प्रेरणा से मुसलमानों को उसका हक और अधिकार दिलाने के लिए वर्ष 1906 में ढाका में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के प्रस्ताव पर आगा खां बकारुल मुल्क के द्वारा मुस्लिम लीग नामक संगठन की स्थापना की गई। और मुस्लिम लीग नामक संगठन का उद्देश्य क्या था जानते हैं? कभी भी मुस्लिम लीग का उद्देश्य भारत को आजाद करवाना नहीं रहा है। मुस्लिम लीग की स्थापना का उद्देश्य भारत को आजाद करवाना नहीं था, बल्कि मुस्लिम लीग की स्थापना का उद्देश्य था अंग्रेजों के साथ मिलकर रहना है, अंग्रेजों को सहयोग करना है, बदले में अंग्रेजों से हक और अधिकार लेना है। यह उद्देश्य था मुस्लिम लीग की स्थापना का। मुस्लिम लीग की स्थापना का उद्देश्य था अंग्रेजों के साथ मिलकर रहना है, अंग्रेजों को सहयोग करना है और बदले में भारत के मुसलमानों को अंग्रेजों से हक और अधिकार दिलाना है। इस उद्देश्य के साथ मुस्लिम लीग स्थापित हुआ। मुस्लिम लीग स्थापित हो गया। इसके बाद अंग्रेजों ने ही भारत के मुसलमानों को कहा कि देखिए, हिंदुस्तान तो हिंदुओं का देश है, यहां पर तो हिंदुओं की अधिक आबादी है, अब मुसलमानों की तो संख्या कम है। अब मुस्लिम अगर चुनाव लड़िएगा तो आप चुनाव जीत पाइएगा, नहीं जीत पाइएगा। तो अंग्रेजों ने भारतीय मुसलमानों को कहा कि आप अंग्रेजी सरकार से, यानी हमसे, यानी अंग्रेजी सरकार ही मुसलमान को कह रहा है, भारतीय मुसलमान को कह रहा है कि आप हमसे यानी अंग्रेजी सरकार से पृथक निर्वाचन की मांग कीजिए। मतलब आप यह मांग कीजिए कि मुसलमानों के लिए अलग चुनाव हो, मुसलमानों के लिए अलग चुनाव हो और उस चुनाव में उम्मीदवार भी मुसलमान हो और मतदाता भी मुसलमान हो। यह मांग मुस्लिम लीग अंग्रेजों के कहने पर अंग्रेजों से किया। अंग्रेजों ने शीघ्र ही 1909 के मार्ले मिंटो एक्ट के तहत या 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारतीय मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया। भारतीय मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया। जब भारतीय मुसलमानों को 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया, पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया, तो कांग्रेस इसे स्वीकार नहीं किया। कांग्रेस कहा ना, हम मुसलमानों को दिए जाने वाले पृथक निर्वाचन के अधिकार को स्वीकार नहीं करते हैं। अच्छा किया था ये कांग्रेस, कांग्रेस का अच्छा कदम था ये। कांग्रेस जब अस्वीकार किया ना, अंग्रेजों ने भारतीय मुसलमानों को 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत जब पृथक निर्वाचन के अधिकार को अस्वीकार कर दिया, अंग्रेजों ने 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत मुसलमानों को जो पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया उसे कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। तो अब अंग्रेज भारत के मुसलमानों को कहा, देखिए हम बोले थे ना कांग्रेस आपके समर्थन में काम नहीं करता है, देखिए हम आपको अधिकार दे रहे हैं तो कांग्रेस स्वीकार कर रहा है, नहीं कर रहा है। अब तो एकदम भारतीय मुसलमान के दिलो दिमाग में बैठ गया कि ना बात तो सही है, अंग्रेज ही हमारा हितैषी है, कांग्रेसी जन हमारे दुश्मन है, कांग्रेसी जन हमारे दुश्मन है। फिर भारत की राष्ट्रीय राजनीति में मोहम्मद अली जिन्ना का प्रवेश हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना शुरू में कांग्रेसी थे, मोहम्मद अली जिन्ना शुरू में कांग्रेसी थे, कांग्रेस ज्वाइन किए थे, कांग्रेस को ज्वाइन करके ही भारत की राष्ट्रीय राजनीति में आए। तो मोहम्मद अली जिन्ना बड़ी पढ़े लिखे थे। मोहम्मद अली जिन्ना इस बात को समझते थे कि ये जो अंग्रेज है हिंदू मुसलमान को लड़ा करके भारत में लंबे समय तक शासन करना चाहता है।
तो मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस को, मुस्लिम लीग दोनों को कहा, देखिए दोनों एक होइए, दोनों एक होकर के अंग्रेज के खिलाफ लड़िए, तभी आप अंग्रेज का सामना कर पाइएगा। और अगर दोनों एक होकर के अंग्रेज के खिलाफ नहीं लड़िएगा तो आप अंग्रेज का सामना नहीं कर पाइएगा। और फिर मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयास से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच 1916 के लखनऊ अधिवेशन में समझौता हुआ, जिसे लखनऊ समझौता कहा जाता है। इस लखनऊ समझौता के तहत कांग्रेस ने मुसलमानों को दिए जाने वाले पृथक निर्वाचन के अधिकार को स्वीकार लिया। यानी कांग्रेस ने 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत मुसलमानों को दिए जाने वाले पृथक निर्वाचन के अधिकार को स्वीकार लिया। यह कांग्रेस का बहुत बड़ा मिस्टेक है। अगर नहीं स्वीकारता ना तो हो सकता था भारत का विभाजन नहीं होता, भारत का विभाजन टल सकता था। लेकिन जब कांग्रेस स्वीकार लिया तो अब अंग्रेजों को लगने लगा और भारत के मुसलमानों को भी लगने लगा, कांग्रेस को तो एक बार हम झुका दिए हैं, अब हमेशा झुकाएंगे। और जो नहीं झुका है एक बार भी, वो नहीं झुकेगा, और जो एक बार झुक गया वो बार बार झुक सकता है। समझ गए? तो कांग्रेस एक बार अंग्रेज और मुस्लिम लीग के समक्ष झुक गया। फिर बाद में कई सारी घटनाएं घटित हुई, जैसे हिंदू महासभा जैसे कट्टर हिंदूवादी संगठन की स्थापना, आरएसएस जैसे कट्टर हिंदूवादी संगठन की स्थापना, जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहा था। इससे भी मुसलमानों के मन में डर बैठा। और फिर 1930 में मोहम्मद इकबाल ने दो राष्ट्र का सिद्धांत दिया, हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान, मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र। फिर 1933-34 में चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द को गढ़ा, मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान होना चाहिए। प से पंजाब, अ से अफगानिस्तान, क से कश्मीर, बलूचिस्तान, ये तमाम ऐसे क्षेत्र जो है पाकिस्तान में शामिल होना चाहिए। मुस्लिम बहुल इलाका था। पाकिस्तान शब्द को चौधरी रहमत अली ने गढ़ा। और फिर आपको 1940 में मुस्लिम लीग ने अपने लाहौर के वार्षिक अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया, और मुस्लिम लीग ने यह प्रस्ताव पारित किया कि हमें मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान चाहिए, मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान चाहिए। यह प्रस्ताव मुस्लिम लीग ने 1940 के लाहौर अधिवेशन में पारित किया। और फिर मुस्लिम लीग के सदस्य हिंदुस्तान का विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण को लेकर लगातार आंदोलन करते रहे। और फिर 1943 के कराची अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया। और फिर मुस्लिम लीग के सबसे प्रमुख सदस्य मोहम्मद अली जिन्ना बन गए। मोहम्मद अली जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को नारा दिया, लड़कर लेंगे पाकिस्तान। उनका यह नारा हिंदू मुस्लिम राइट को जन्म दे दिया। हिंदू मुस्लिम दंगा होने लगे। हिंदू मुस्लिम दंगा जो है आपको 16 अगस्त 1946 से कलकत्ता से प्रारंभ हुआ और पूरे देश में हिंदू मुस्लिम दंगा फैल गया। और दंगा को देखते हुए कांग्रेस ने भारत के विभाजन और मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान के निर्माण के पक्ष में मतदान किया। और फिर भारत का विभाजन हुआ और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का निर्माण हुआ। और अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो हम आपको पहले भी बोले होंगे और अभी भी बोल रहे हैं, भारत में दंगा जो 16 अगस्त 1946 को प्रारंभ हुआ था, वह दंगा 1946 से लेकर 1948 तक हुआ था। और पाकिस्तान दंगाई स्थिति में पैदा हुआ, पाकिस्तान दंगाई स्थिति में बना, पाकिस्तान दंगाई स्थिति में बना। और यही वजह है कि पाकिस्तान के लोग जो है दंगाई होते हैं, आतंकवादी होते हैं। समझ गए? यानी वो जो है माहौल का बहुत इफेक्ट पड़ता है, बहुत इफेक्ट पड़ता है माहौल का। ये भी एक रीजन है। और ये तो पाकिस्तान के इतिहास के विषय में हुआ। और एक प्रकार से कहिए पाकिस्तान की अभी स्थिति ऐसी है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री, देखिए नेता सब भ्रष्ट कितना होता है, चाहे भारत का नेता हो या पाकिस्तान का नेता हो, नेता भ्रष्ट होता है।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व क्रिकेटर इमरान खान। इमरान खान का नाम सुने हैं? इमरान खान पर क्या आरोप लगा है जानते हैं? नहीं जानते हैं? इमरान खान पर क्या आरोप लगा है और उसको प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा क्यों देना पड़ा, उनको सजा वजा क्यों सुनाया गया, नहीं जानते हैं? देखिए जैसे होता क्या है समझिएगा। इमरान खान पर जो आरोप लगा है, जैसे होता क्या है, मान लिया जाए भारत के राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति गए अमेरिका, अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष ने भारत के राष्ट्राध्यक्ष को कोई गिफ्ट दिया, कोई गिफ्ट दिया, महंगा गिफ्ट दिया। अब राष्ट्राध्यक्ष, एक राष्ट्राध्यक्ष दूसरे राष्ट्राध्यक्ष को दे रहा है तो स्वाभाविक सी बात है महंगा ही गिफ्ट होगा। तो वैसे ही पाकिस्तान के जब प्रधानमंत्री इमरान खान थे तो इमरान खान जहां जहां जाते थे वहां से जो गिफ्ट प्राप्त करते थे वो सारा गिफ्ट जो है ना एक जगह जमा होता है, भारत का हो या पाकिस्तान का हो। तो पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष जहां भी जाते थे उनको जो गिफ्ट मिलता था वो सारा गिफ्ट जो है एक जगह जमा होता है, म्यूजियम में एक प्रकार से कहिए, सब चीज को रखा जाता है फ्यूचर में देखने के लिए। तो इमरान खान के ऊपर आरोप यह लगा है कि इमरान खान जब प्रधानमंत्री पद पर था ना तो गुप्त तरीका से जितने भी महंगे गिफ्ट थे सबको कम दाम पर पाकिस्तान की सरकार से खरीद लिया। यानी प्रधानमंत्री वही है, कम दाम पर खरीद लिया और उसको जाकर के ज्यादा दाम पर बेच दिया। यह आरोप लगा है पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर और इसी वजह से उन्हें जो है प्रधानमंत्री पद से हटना पड़ा। समझ गए? मतलब गिफ्ट को भी बेचने में लगे हुए हैं और पाकिस्तान का स्थिति ऐसा है। देखिए एक बात आप जानिए, पाकिस्तान से सीखिए। पाकिस्तान हम लोगों को बहुत कुछ सिखाता है। क्या क्या सिखाता है आप समझिएगा। भारत के हाथ में भी सत्ता 15 अगस्त 1947 को आया, पाकिस्तान के हाथ में भी सत्ता 14 अगस्त 1947 को आया। दोनों राष्ट्र तो एक आसपास में ही सत्ता प्राप्त किया, लेकिन भारत इतना आगे बढ़ गया और पाकिस्तान और नीचे ही चलता चला गया। पाकिस्तान को तो भारत सरकार ने 55 करोड़ रुपया देकर बसाया है, पाकिस्तान को बसाया है। तो आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? दोनों के हाथ में सत्ता एक साथ आया, एक बहुत आगे बढ़ गया। अभी विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, चंद्रयान पर हम लोग चले गए, इतना कुछ हम लोग प्राप्त कर लिए, देश की इतनी अधिक आबादी होते हुए भी सबको कोविड का टीका दे दिए, सब चीज ढंग से हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ भी नहीं। तो ऐसा क्यों? देखिए पाकिस्तान जो है ना भारत से द्वेष करता है, भारत से घृणा करता है। कभी भी आपको बतला रहे, किसी से द्वेष मत कीजिए, किसी से घृणा मत कीजिए, किसी के बारे में अच्छाई नहीं सोच सकते हैं तो बुराई भी मत सोचिए। अगर आप किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेंगे तो हम आपको बता रहे हैं आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा, और अगर बुरा होगा भी तो आप उबर जाइएगा। तो पाकिस्तान में एक द्वेष की भावना है भारत को लेकर के, यानी जलता है पाकिस्तान बहुत अधिक जलता है। और जलने का कारण यह है भारत की तरक्की। अरे भारत तरक्की क्यों नहीं करेगा? भारत सरकार की नीतियां हैं, भारत के लोग कर्मठ हैं, भारत के लोग ईमानदार हैं, भारत के लोग शांतिवादी नीति में विश्वास करते हैं, भारत के लोग बेवजह जो है पाकिस्तान पे बम नहीं फोड़ते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तानी कोई आकर बम फोड़ता है तो भारत के लोग उसको छोड़ते भी नहीं है। समझ गए? ये भी बात है। तो ये तमाम ऐसे रीजन है। मतलब पाकिस्तान एक चीज हमें यह भी सिखाता है, द्वेष की भावना नहीं रखना चाहिए, जलना नहीं चाहिए। समझ गए? जलना नहीं चाहिए। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है लेकिन अच्छा पड़ोसी नहीं है, पड़ोसी अच्छा होना चाहिए। समझ, पड़ोसी अच्छा होना चाहिए। खैर छोड़िए, अब नालायक ही है,
और नालायक ही है तो रहने दीजिए। लेकिन एक बात आप जानिए, एक बात आप जानिए, भारत से कभी पाकिस्तान की तुलना नहीं की जा सकती है, नहीं की जा सकती है। भारत से पाकिस्तान की तुलना नहीं की जा सकती। किसी भी आज की मीडिया जो है भारत की तुलना पाकिस्तान से करता है, ये एकदम जायज नहीं है, एकदम जायज नहीं है। इसके बहुत सारे आधार हैं, इसके बहुत सारे आधार हैं। एक तो पहला आधार हम ये बोलेंगे कि भारत जो है वो है, भारत से अलग होकर के एक राष्ट्र बना है पाकिस्तान। दूसरी बात, ना क्षेत्रफल में पाकिस्तान हमसे आगे है, ना जनसंख्या में हमसे आगे है, ना टेक्निक में हमसे आगे है, ना अर्थव्यवस्था में हमसे आगे है। कौन चीज में पाकिस्तान हमसे आगे है बताइए, कौन चीज में? किसी भी चीज में पाकिस्तान हमसे आगे नहीं है, यानी भारत से आगे नहीं है। और भारत पाकिस्तान से हर चीज में कई गुना ज्यादा बड़ा है। क्षेत्रफल में 4 गुना ज्यादा बड़ा है, जनसंख्या में कई गुना ज्यादा बड़ा है हम लोग, अर्थव्यवस्था में कई गुना ज्यादा बड़ा है हम लोग, हर चीज में हम लोग बड़े, टेक्नोलॉजी में बहुत गुना ज्यादा बड़ा है हम लोग। तो भारत, देखिए, तुलना किया जाता है बराबर वालों से, बराबर वालों से। पाकिस्तान तो भारत के सामने बच्चा है, कुछ नहीं है, बच्चा है, समझ गए? तो पाकिस्तान से भारत की तुलना कभी नहीं होनी चाहिए, भारत की तुलना पाकिस्तान से कभी नहीं होनी चाहिए। अब देखिएगा, अगर आप पाकिस्तान की बात करेंगे तो यहां पे आप मानचित्र पे आइए, यहां पे देखिए आपको पाकिस्तान है, ये है आपको पाकिस्तान। पाकिस्तान, ठीक है, ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान की अगर आप बात करेंगे तो यहां पर जो हरियाली देखने को मिलती है सिंधु नदी के कारण, सिंधु नदी के कारण। और सिंधु नदी के पानी को अगर रोक ले भारत, सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के सिंगी खम्मान हिमनद से निकलती है, यहां से निकलती है, और अपने उद्गम स्थल से पश्चिम की ओर बहती हुई लद्दाख में बहती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती है। तो लद्दाख से होकर तो पाकिस्तान, लद्दाख से होकर तो सिंधु नदी बहवे करती है, और लद्दाख तो भारत में है। ये रोक लिया जाए पानी, अगर रोक लिया जाए, ऐसा होगा नहीं, भारत ऐसा नहीं करेगा, भारत ऐसा कभी नहीं करेगा। भारत कभी भी किसी भी समझौता का आगे बढ़कर के उल्लंघन नहीं करता है। सिंधु नदी जल समझौता हुआ है, सिंधु नदी जल समझौता के कारण जो है ऐसा भारत नहीं करेगा। लेकिन अगर हम आपको बता रहे हैं, अगर भारत के स्थान पे पाकिस्तान होता, एकदम निर्लज पतित लोग हैं वहां के, समझ गए, एकदम 100% रोक लेता। लेकिन भारत के विषय में हम एकदम दावे के साथ कह सकते हैं कि भारत नहीं करेगा ऐसा। अरे जब हमारा देश गुलाम था 1893 में, तब तो हमारे स्वामी विवेकानंद मानव कल्याण की बात कर रहे थे, विश्व कल्याण की बात कर रहे थे, वसुदेव कुटुंबकम की बात कर रहे थे। आज तो हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं, समझ गए? तो एकदम पाकिस्तान में जो हरियाली देखने को मिलती है सिंधु नदी के कारण, और सिंधु नदी से कई सारे नहर निकाले गए हैं, सिंधु नदी से अनेकों नहर निकाले गए हैं। पाकिस्तान में अनेकों नहर है, पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता, पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता। क्या कहा जाता? नहरों का देश, नहरों का देश कहा जाता है। फिर पाकिस्तान का अगर आप चौहद्दी देखेंगे तो पाकिस्तान का चौहद्दी हम लोगों से नहीं पूछेगा, तो इसलिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसा बात जान लेते हैं जो परीक्षा के लिहाज से हम लोगों के लिए है महत्वपूर्ण, समझ गए? पाकिस्तान की अगर आप बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान जो है पूर्वी भाग में इंडिया के साथ, पश्चिमी भाग में अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, समझ गए, ईरान के साथ,
और फिर इसके बाद दक्षिणी भाग में जो है आपको ताजिकिस्तान के साथ, और सॉरी उत्तरी भाग में ताजिकिस्तान के साथ, दक्षिणी भाग में अरब सागर के साथ सीमा बनाता है। पाकिस्तान जो अरब सागर के साथ सीमा बनाता है, पाकिस्तान जो अरब सागर के साथ सीमा बनाता है, यह जो समुद्र तट है, इस समुद्र तट को हम लोग कहते हैं मकरान तट। इस समुद्र तट को हम लोग कहते हैं मकरान तट, मकरान तट कहते हैं, मकरान तट कहते हैं। और आप सब लोग जानते हैं पाकिस्तान की राजधानी कहां है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है कराची। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है कराची। कराची जो है पाकिस्तान के दक्षिणी भाग में, इस एरिया में जो है आपको कराची है। तो पाकिस्तान का राजधानी नगर इस्लामाबाद, लेकिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन है? कराची। क्लियर है ये बात? इसके बाद पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के उत्तरी पश्चिमी भाग में जो है, उत्तरी पश्चिमी भाग में इस एरिया में जो है आपको स्वात घाटी है। स्वात घाटी है, स्वात घाटी, श्वेत घाटी, स्वात घाटी। कौन है? जाजी हैं। थोड़ा देर रुकिए ना, आ रहे हैं हम, नीचे ही आ रहे हैं, 5 मिनट में हम आ रहे हैं। अच्छा आइए आइए आइए। क्या बजे बस है जी? 9:15 बजे निकलिए। कहाँ है? कहाँ पे है? खुश रहिए। एकदम एकदम आशीर्वाद, हृदय से आशीर्वाद है महाराज। क्या बात करते हैं? ठीक ठीक। हाँ क्लास में है ना, क्लास में है ना, हम क्लास में ऐसे भी रिसीव थोड़े करें। ठीक 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 ठीक। मिठाई खाए थे ना जी? नहीं मिला। हाँ जाइए दीपेन से खा लीजिएगा। कहाँ निकल है महाराज? हॉस्टल में भी तो बंटवाए हैं। हॉस्टल में आया था ना जी? तो ठीक है, क्या है आप ले लिए महाराज सिर्फ। ठीक ठीक है, ठीक ठीक ठीक, एकदम एकदम हृदय से आशीर्वाद है महाराज। क्या बात करते हैं आप? ठीक है ठीक है, निकलिए निकलिए, खुश रहिए। चलिए आइए, आइएगा आप यहां पे। जैसे भारत की अगर आप बात करेंगे, जैसे भारत की अगर आप बात करेंगे तो भारत में कई सारी पर्वत श्रेणियां हैं। काराकोरम पर्वत श्रेणी है, हिमालय पर्वत श्रेणी है, फिर जो है आपको पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। तमाम पर्वत श्रेणियां भारत में है। उसी प्रकार से पाकिस्तान में भी कई सारी पर्वत श्रेणियां हैं। पाकिस्तान में जैसे हिंदुकुश पर्वत है, हिंदुकुश पर्वत है। इसके बाद जो है आपको किरथर है, हिंदुकुश है। ये सब पाकिस्तान की पर्वत श्रेणियां हैं। और जैसे भारत की अगर आप बात करेंगे तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है केटू या गाडबिन ऑस्टिन, केटू या गाडबिन ऑस्टिन। उसी प्रकार से पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी है तीरी चमीर। तीरी चमीर, तीरी चमीर जो है आपको पाकिस्तान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। समझ गए? ये सब बात आप याद रखिएगा। नीचे सब थोड़ा सा लिखिए, फिर आगे देखेंगे। तो पाकिस्तान से संबंधित जो ऐतिहासिक घटना है ना, वो इतिहास में लिखाते हैं, तो इसलिए यहां पे नहीं लिखाएंगे। यहां पर भौगोलिक चीजें जो है सिर्फ लिखाएंगे। तो नीचे से लिखिएगा पाकिस्तान डैश देकर। 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। एक बात और जानिए गुरुजी लोग, यहां पे एक बात जानने लायक है, नॉलेज के लिए, परीक्षा के लिहाज से नहीं, नॉलेज के लिए एक बात जानिए, फिर आगे लिखाएंगे हम। जानते हैं पाकिस्तान का निर्माण मुसलमानों के लिए हुआ, हाँ या ना? मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र के तौर पर पाकिस्तान का निर्माण हुआ। जिन्ना पाकिस्तान बना दिए। पाकिस्तान के निर्माता जिन्ना को माना जाता है। पाकिस्तान के राष्ट्रपिता पाकिस्तान के राष्ट्रपिता मोहम्मद अली जिन्ना को माना जाता है। लेकिन जब जिन्ना पाकिस्तान बना लिए ना,
तो जिन्ना का क्या विचार था जानते हैं? जब मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र पाकिस्तान बन गया तो जिन्ना कहा कि पाकिस्तान का निर्माण तो मुसलमानों के लिए हुआ है, मतलब ये एक इस्लामी राष्ट्र है। लेकिन जिन्ना ने कहा, जिन्ना ने मुस्लिम लीग के नेताओं के समक्ष यह प्रस्ताव रखा, इस्लामी राष्ट्र होकर ही सिर्फ रह जाना अच्छा नहीं है, देश के लिए अच्छा नहीं है, देश के लिए अच्छा नहीं है। तो पाकिस्तान को भी भारत के तर्ज पर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना दिया जाए, जहां हिंदू भी रहे, मुसलमान भी रहे, सिख भी रहे, ईसाई भी रहे, बौद्ध भी रहे, जैन भी रहे, पारसी भी रहे, सब कोई रहे। जिन्ना बताइए, पहले तो मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र पाकिस्तान जिन्ना बनवा दिया, अब फिर कह रहा है कि नहीं हम धर्मनिरपेक्ष बनाएंगे पाकिस्तान को। मतलब यहां पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सब रहेगा। जिन्ना दिमाग का बड़ी तेज था और सत्ता का भूखा था। जिन्ना सत्ता का भूखा था, पावर का भूखा था जिन्ना। लेकिन संयोग देखिए, अब बड़ी तेज था, पढ़ा लिखा था, बड़ी तेज था। उसको कैंसर था, कैंसर बीमारी था जिन्ना को, कैंसर। सिगरेट पीता था, खूब सिगरेट धुकता था। अब कौन कंपनी हमको क्या पता। अब जिन्ना के वंशजों से मिलना पड़ेगा, उन्हीं को पता होगा कौन कंपनी का पीता था। तो जो है आपको देखिए ये कैसी बात हुई, यानी मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान बनाए, अब फिर कह रहे हैं कि नहीं पाकिस्तान जो है आपको धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनेगा। पॉसिबल था नहीं, जिन्ना को कैंसर था। यह बात जिन्ना किसी को नहीं बताया था, जिन्ना कि हमको कैंसर है। अगर कानों कान महात्मा गांधी तक भी जान जाते ना, कम से कम महात्मा गांधी भी, तो 15 अगस्त 1947 के जगह भारत 15 अगस्त 1950 को आजाद होता। लेकिन पहले जिन्ना को मरने देते गांधी जी। लेकिन गांधी जी को पता नहीं चलने दिया। जिन्ना था बड़ी तेज आदमी, समझे। और पाकिस्तान एक इस्लामी राष्ट्र है और वहां की राजकीय भाषा है उर्दू, और देखिए पाकिस्तान के विभाजन का कारण, पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ, बांग्लादेश बना, उसका एक कारण भाषा भी है, देखिए बात क्या था, समझिएगा आप चीजों को। यहां पर जब भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का निर्माण हुआ तो दो गो पाकिस्तान बना, एगो पूर्वी पाकिस्तान और एगो पश्चिमी पाकिस्तान। एगो पूर्वी पाकिस्तान और एगो पश्चिमी पाकिस्तान। यहां मुसलमान लोग थे, उर्दू भाषा यहां चलता था, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान में बांग्ला भाषा चलता था, बांग्ला भाषा चलता था, बांग्ला। तो पश्चिमी पाकिस्तान में शासन करने वाले जबरदस्ती पूर्वी पाकिस्तान पर अपना उर्दू भाषा थोपना चाहता था। यह पाकिस्तान के विभाजन का कारण रहा। यूं पाकिस्तान के विभाजन के कई सारे कारण है, उसमें एक कारण भाषा भी रहा है। देखिए भारत की सरकार किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित किया है नहीं, क्योंकि दक्षिण भारत के लोग हिंदी नहीं समझते हैं, उत्तरी पूर्वी भारत के लोग हिंदी उतना नहीं समझते हैं, उत्तर भारत के लोग एकदम हिंदी समझते हैं, पश्चिमी भारत के लोग हिंदी समझते हैं। अगर भारत की सरकार भी
जबरदस्ती दक्षिण भारत के लोगों के ऊपर हिंदी थोपता, हो सकता था भारत का भी विभाजन हो जाता, उत्तरी भारत दक्षिणी भारत। लेकिन भारत की सरकार बड़ी दूरदर्शी है, भाषा नहीं सौंपा, जिस वजह से भारत का विभाजन नहीं हुआ। तो पाकिस्तान का विभाजन और बांग्लादेश के निर्माण के पीछे भी एक कारण यह है। तो पाकिस्तान एक इस्लामी राष्ट्र है, वहां की राजकीय भाषा है उर्दू, यह भी बात आपको जानना है। तो नीचे से अब लिखिए उसी में, पाकिस्तान एक इस्लामी राष्ट्र है, 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 इस्लामी राष्ट्र है, यहां की राजकीय भाषा उर्दू है। पाकिस्तान एक इस्लामी राष्ट्र है, यहां की राजकीय भाषा उर्दू है। पाकिस्तान एक इस्लामी राष्ट्र है, यहां की राजकीय भाषा उर्दू है। फुल स्टॉप। पाकिस्तान में बहने वाली प्रमुख नदी सिंधु है, सिंधु नदी है। पाकिस्तान में बहने वाली प्रमुख नदी सिंधु है। इस नदी से अनेकों नहर निकाले गए हैं। इस नदी से अनेकों नहर निकाले गए हैं। पाकिस्तान में नहरों का जाल बिछा देखने को मिलता है। पाकिस्तान में नहरों का जाल बिछा देखने को मिलता है। पाकिस्तान में नहरों का जाल बिछा देखने को मिलता है, जिस कारण पाकिस्तान को नहरों का देश भी कहा जाता है। पाकिस्तान में नहरों का जाल बिछा देखने को मिलता है, जिस वजह से पाकिस्तान को नहरों का देश भी कहा जाता है। जिस वजह से पाकिस्तान को नहरों का देश भी कहा जाता है। जिस वजह से पाकिस्तान को नहरों का देश भी कहा जाता है। पाकिस्तान को नहरों का देश भी कहा जाता है। पाकिस्तान को नहरों का देश भी कहा जाता है। नेक्स्ट उसी में कंटिन्यू पाकिस्तान की राजधानी नगर इस्लामाबाद है। जबकि यहां का सबसे बड़ा शहर कराची है। पाकिस्तान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पाकिस्तान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। पाकिस्तान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी हिंदुकुश पर्वत श्रेणी में स्थित तिरी चमीर है। पाकिस्तान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी हिंदुकुश पर्वत श्रेणी में स्थित तिरी चमीर है। पाकिस्तान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी
हिंदुकुश पर्वत श्रेणी में स्थित तिरिचमीर है। पाकिस्तान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी हिंदुकुश पर्वत श्रेणी में स्थित तिरिचमीर है। कोस्ट में 7708 मीटर, यानी इसकी ऊंचाई है 7708 मीटर। सतहत्तर 708 मीटर, 7708 मीटर, 7708 मीटर, फुल स्टॉप। उसी में हिंदुकुश पर्वत श्रेणी के अलावे 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 सुलेमान और किर्थज जैसी पर्वत श्रेणियां भी सुलेमान और किर्थड़ जैसी पर्वत श्रेणियां भी सुलेमान और किर्थड़ जैसी पर्वत श्रेणियां भी बोर्ड पे लिख दिए हैं। सुलेमान और किर्थड़ जैसी पर्वत श्रेणियां भी सुलेमान और किर्थड़ जैसी पर्वत श्रेणियां भी पाकिस्तान में स्थित है। समझ गए? चलिए आइए, जितना लिखा है उसको करते हैं याद। आइए याद करते हैं, उसके बाद कुछ बताइए गुरुजी लोग। आइए, रूस का विस्तार किस दो महादेश में? एशिया और रूस का विस्तार किस दो महादेश में? राजनीतिक तौर पर रूस कौन महादेश में? यूरोप में ना। राजनीतिक तौर पर यूरोप कौन महादेश में माने? किसमें? यूरोप। आगे बतलाइएगा, रूस का वैसा भाग जो एशिया महादेश में उसे क्या कहते? साइबेरिया। क्या कहा जाता है? रूस का वैसा हिस्सा जिसका विस्तार एशिया महादेश में उसे क्या कहते? विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील। विश्व की सबसे गहरी झील, विश्व की सबसे गहरी झील। एशिया महादेश का सबसे ठंडा स्थान बरखोयांश। बरखोयांश एशिया महादेश का सबसे ठंडा स्थान। एशिया महादेश का सबसे ठंडा स्थान। पृथ्वी का शीत मरुस्थल बरखोयांश। पृथ्वी का शीत मरुस्थल, पृथ्वी का शीत मरुस्थल। एशिया का सबसे गर्म स्थान तीरथ जबी। तीरथ जबी इजराइल में स्थित तीरथ जबी एशिया महादेश का सबसे गर्म स्थान। अच्छा, एशिया महादेश में कितने प्रायद्वीप? कितने प्रायद्वीप? कौन कौन? अरब प्रायद्वीप, भारतीय प्रायद्वीप और इंडो चाइना प्रायद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप। वैसे देश जो समुद्री सीमा नहीं बनाता हो क्या कहलाता? स्थल रूढ़ देश। वैसे देश जो समुद्री सीमा नहीं बनाता है क्या कहलाता? स्थल रूढ़ देश। अच्छा, एशिया महादेश के स्थल रूढ़ देश का नाम बोलिए तो गुरुजी लोग। नेपाल, भूटान, लाओस, मंगोलिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान। ये सभी एशिया महादेश के स्थल रूढ़ देश है ना। एक बार फिर से एशिया महादेश के स्थल रूढ़ देश गुरुजी लोग बताइए तो। अच्छा, आगे बताइएगा, सबसे बड़ा स्थल रूढ़ देश। सबसे बड़ा स्थल रूढ़ देश कजाकिस्तान। दूसरा सबसे बड़ा स्थल कौन है? अच्छा, पाकिस्तान का निर्माण कब हुआ? 14 अगस्त 1900। पाकिस्तान कैसा राष्ट्र है? इस्लामी। कैसा राष्ट्र है?
यहां की राजकीय भाषा उर्दू। राजकीय भाषा। नहरों का देश किसे कहते? नहरों का देश। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर। सबसे बड़ा शहर। पाकिस्तान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी तीरी चमीर। पाकिस्तान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी तीरी चमीर। पाकिस्तान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। किरथर, सुलेमान, हिंदुकुश पर्वत कौन देश में? पाकिस्तान। किरथर, हिंदुकुश, सुलेमान पर्वत श्रेणी कौन देश? कौन देश में है? चलिए आज के लिए इतना ही, इससे आगे मिलेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद सभी लोगों का। हमको निकलने दीजिए तब आप लोग निकलिएगा। एग्जाम है, कौन चीज का हो? ठीक तो है? हाँ, एक्स्ट्रा क्लास टेलीग्राम पे मैसेज देखिएगा, रविवार को 12 बजे के आसपास देंगे। ठीक है।